गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, आपके सिलेबस में रासायनिक बंध उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इन्हीं रासायनिक बंधों के अंतर्गत आपको सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, हाइड्रोजन बंध, वांडरवाल्स बंध, इन सब बंधों के बारे में पढ़ना है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सहसंयोजक बंध। अब बच्चों, सहसंयोजक बंध क्या होता है? बच्चों, सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। यदि दो तत्वों की विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर होता है तो उनके अंतर्गत जो बनने वाला बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। वही दूसरी तरफ कि या तो वह उनकी विद्युत ऋणता में अंतर समान होता है, यानी कि वो समान विद्युत ऋणता के होते हैं, या लगभग विद्युत ऋणता समान होती है और एक दूसरे के संपर्क में आने पर जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध कहलाता है। पर बच्चों, सहसंयोजक बंध की यदि हम क्लियर डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि दोनों परमाणु जो आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, यानी उनकी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और इस शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन निकटतम उत्कृष्ट गैस यानी कि नोबल गैस का विन्यास को धारण कर लेते हैं। या अब आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस क्या हो गया? यानी कि आयनिक बंध में जो दोनों परमाणु हैं उनकी विद्युत ऋणता में बहुत अधिक अंतर है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता है। उनकी विद्युत ऋणता समान भी हो सकती है और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा। यदि ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो सहसंयोजक बंध के अंदर आयनिक बंध के लक्षण हमें दिखाई देने लगेंगे, यानी कि कुछ कैरेक्टर या कुछ परसेंटेज हम बोलेंगे उसमें आयनिक कैरेक्टर मौजूद होगा। अब बात आती है कि साझेदारी जो इलेक्ट्रॉन की गई है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है तो हमें सिंगल बॉन्ड मिलता है, जैसे कि H2 है, Cl2 है। और यदि दो दो इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा किया जाता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है, तो हमें डबल बॉन्ड मिलता है। इसी तरह से यदि तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो बच्चों, ये तो हमने बात की कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनों का आपस में साझा होने के बाद में हमें सहसंयोजक बंध प्राप्त होता है। अब बच्चों, ये आती है कि यदि दो समान विद्युत ऋणता वाले यानी कि नॉन पोलर सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जैसे कि H2 है, N2 है, O3 है, F2 है, Cl2 है, Br2 है, लेकिन सहसंयोजक बंध में यदि थोड़ा भी विद्युत ऋणता में अंतर आता है तो हमें पोलर बॉन्ड मिलते हैं। पोलर बॉन्ड किस आधार पर हो गए बच्चों? सिंपल सा एग्जांपल यदि हम HF का लें तो बच्चों अब बात आती है कि जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर मौजूद होंगे। यानी कि यहाँ पर साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी उस परमाणु के ज़्यादा नज़दीक होंगे, वहीं पर हमारा जो बंध है वो पोलर हो जाता है। अब आयनिक बंध के विपरीत यदि हम सहसंयोजक बंध जो होते हैं दिशात्मक होते हैं, क्योंकि यह कक्षकों के अतिव्यापन से बनते हैं और कक्षक स्वयं दिशात्मक होते हैं। जो बच्चों हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो s ऑर्बिटल है वो दिशात्मक नहीं होता, बाकी यदि हम p ऑर्बिटल की बात करें और ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनमें दिशात्मक गुण पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व कथनांक साधारणतः कम होते हैं और साधारणतः ये यौगिक अपनी ध्रुवीय प्रकृति के कारण अध्रुवीय कार्बन यौगिकों में विलय होते हैं। यदि सहसंयोजक बंध की प्रकृति को हम समझें तो बच्चों इसके लिए एक थ्योरी दी गई है, एक सिद्धांत दिया गया है जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक बंध सिद्धांत, या हम ये कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी के साथ में कुछ कमियां इस सहसंयोजक बंध के सिद्धांत में रह गई थी और उसे और अधिक तरीके से क्लियर किया गया है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। तो बच्चों, हमको इस अध्याय में जब हम रासायनिक बंधों की बात करेंगे और रासायनिक बंधों में हम सहसंयोजक बंध की बात करेंगे तो हमारे लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसी के आधार पर हम किसी भी सहसंयोजक बंध की व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब बात आती है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसने प्रतिपादित करी? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1927 में
हाइटलर और लंदन ने इसको बनाया था और बाद में 1931 में पॉलिंग तथा स्लेटर ने इसमें कुछ सुधार किए और सुधार करने के बाद में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिए और इस पर एक साइंटिस्ट थे पॉलिंग, जिन्होंने 1954 में इस संकरण अनुनाद जो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे उन सब के लिए उनको यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो बच्चों, इस सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं क्या है? पहली यह है कि सहसंयोजक कोश के इलेक्ट्रॉन ही बंध निर्माण में हिस्सा लेते हैं, यानी कि आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है या हम वैलेंस शेल जिसे कहते हैं, वही इलेक्ट्रॉन, उसी के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि सहसंयोजक बंध के निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु में एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है। यानी कि अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर होना बहुत आवश्यक हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग कर अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बनाते हैं। अतः अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, यानी कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही हमारा जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है कि बंध निर्माण में भाग लेने वाले परमाणु कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उनकी ऊर्जा में अंतर बहुत ज़्यादा हो, और यदि उनकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर वो उस ऊर्जा में, उस प्रबंध में भाग नहीं लेंगे बंध को बनाने में। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों यहाँ पर कि यदि परमाणु की निम्नतम अवस्था में उपयुक्त संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो एक्साइटेड होते हैं, हायर स्टेट में चले जाते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखिए कि यदि यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s में 2 ऑर्बिटल हैं और 2p में एक एक ऑर्बिटल है। बच्चों, यहाँ 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मगर एक्साइटेड स्टेट में यदि हम देखें तो हमें यहाँ पर 1s में 1 इलेक्ट्रॉन, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चला गया और हमें 2pz में एक तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें 4 ऑर्बिटल्स हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के पार्टिसिपेशन के लिए मिल जाते हैं। तो बंध के निर्माण के बाद दोनों इलेक्ट्रॉनों में अंतर नहीं रहता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस परमाणु का है। अतः बंध निर्माण के बाद इलेक्ट्रॉन अपनी पहचान खो देते हैं। यह बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, जब बंध बन जाएगा, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, कि ये नाइट्रोजन का है, कि ये हाइड्रोजन का है। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी खो देगा और वह आइडेंटिटी खो देगा। अब 6 पॉइंट आता है इलेक्ट्रॉन के विनिमय से विनिमय ऊर्जा उत्पन्न होती है जो बंध को स्थायित्व प्रदान करती है। यानी जो एक्सचेंज एनर्जी है, वो जो हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जो बंध हमारा बना है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करती है। 7 पॉइंट है कि इस निर्माण के बाद भी परमाणु अपनी पहचान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद में जो हमारा जो एटम है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, वह अपनी पहचान को रखता है। अब बच्चों, इस सिद्धांत की व्याख्या हेतु सरलतम उदाहरण यदि हम लें तो सबसे सरलतम उदाहरण हमारे पास में क्या है? H2 अणु का। अब H2 अणु के निर्माण में 2 परमाणु यानी HAHB दोनों अनंत दूरी पर एक दूसरे के समीप आते हैं। H व HB अणु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को क्रमशः 1 और 2 द्वारा प्रदर्शित करेंगे हम। तो साई A और साई B क्रमशः HA और HB के तरंग फलन होंगे। इस प्रकार अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हुए हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य 2 तरह के बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा बल होता है हमारा रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल किनके मध्य होगा? यदि A व B क्रमशः HA/HB से संबंधित नाभिक है तो आकर्षण बल नाभिक A तथा इलेक्ट्रॉन 1 और 2 तथा नाभिक B इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करते हैं। प्रतिकर्षण बल कहाँ लगेगा? प्रतिकर्षण बल नाभिक A, B तथा इलेक्ट्रॉन 1 और 2 के मध्य कार्य करेगा। आपको पता है बच्चों कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। इस प्रकार समीप आते हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों के मध्य अतिव्यापन
होने लगता है और एक निश्चित दूरी पर, जिसे साम्यावस्था द्विरी या हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं, R0 कहते हैं, पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इस प्रकार एक सिग्मा बंध का निर्माण होता है। दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में हो सकता है। अब बच्चों, यदि चक्रण एक दिशा में है या विपरीत दिशा में है तो इससे दो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। पहली परिस्थिति क्या होगी? फर्स्ट परिस्थिति वो होगी जब इलेक्ट्रॉन का चक्रण समानांतर होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रबल प्रतिकर्षण होने के कारण तंत्र की स्थितिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है। अतः इस अवस्था में बंध निर्माण नहीं होगा। यानी कि यदि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम है तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉनों में विपरीत चक्रण है तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में लगातार कमी आएगी। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, जिससे साम्य दूरी R0 कहते हैं, पर तंत्र की स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो न्यूनतम हो जाएगी। अर्थात R0 वह दूरी है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु के मध्य बंध बनता है, जिसके बाद भी यदि हाइड्रोजन परमाणु को निकट लाया जाए तो इसके नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। अब बच्चों, आप यहाँ कर्व के अंदर देखिए कि ये हो गई आपकी R0 और यहाँ पर आप ये देखिए कि यदि समान चक्रण है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और जबकि यदि समान चक्रण विपरीत चक्रण है तो किस तरह से स्थितिज ऊर्जा का ग्राफ हमें देखने को मिलता है। और यही हमारी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो क्या होगी? इस प्रकार H2 अणु के लिए वह दूरी जिस पर स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है साम्यावस्था दूरी अर्थात बंध दूरी तथा इस दूरी से संबंधित स्थितिज ऊर्जा को H2 अणु की वियोजन ऊर्जा या बंध ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार बंध निर्माण के बाद पहचानना कठिन हो जाता है कौन सा Ha और कौन सा Hb है। यानी Ha और Hb के इलेक्ट्रॉन 1 और 2 जो हैं उनमें दो संरचनाएं संभव है। तो कौन सी दो संरचनाएं संभव है? Ha12 और 21, यानी कोई सा भी इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड संरचना के अनुसार हम वेव इक्वेशंस लेंगे। तो साई i इज इक्वल टू साई A1 साई B2। इसी तरह से अगली साई 2 इक्वेशन हमारी हो जाएगी। अब साई 1 साई 2 एक ही तंत्र के तरंग फलन है, परंतु इनमें से कोई भी हाइड्रोजन अणु को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। अतः H2 अणु का वास्तविक तरंग फलन दोनों संरचनाओं के तरंग फलन का रेखीय संयोग के बराबर होता है। यानी कि आपका साई इज इक्वल टू क्या हो गया? साई इज इक्वल टू C1 साई 1 इज इक्वल टू साई 2। दोनों इक्वेशन के मान हम यहाँ पर रख देंगे। C1 और C2 क्या है? यहाँ पे मिक्सिंग कोफिशिएंट है, यानी कि मिश्रण गुणांक है। इसी तरह से C1 इज इक्वल टू 1 हो तो C2 इज इक्वल प्लस माइनस 1 होगा। तो साई S और साई A क्या होगा? साई फर्स्ट प्लस साई सेकंड, साई A इज इक्वल टू साई फर्स्ट माइनस साई सेकंड, या दोनों प्रोबेबिलिटी है। इस प्रकार इस सिद्धांत में H2 अणु के लिए बंध ऊर्जा व बंध दूरी का परिकलन मान क्रमशः 72 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है, और जो आपकी प्रायोगिक मान की यदि हम बात करें तो 109 किलो कैलोरी प्रति मोल हमें इसका प्रायोगिक मान देखने को मिलता है। तो पॉलिंग के अनुसार यदि हम इसको परिकलित करें या इसको हम इम्प्रूवमेंट किया, पॉलिंग ने उसने क्या इम्प्रूवमेंट किया कि परिकलन तथा प्रायोगिक मानों में असमानता को देखते हुए पॉलिंग ने सुझाव दिया कि हाइड्रोजन अणु में सहसंयोजक गुणों के साथ साथ आयनिक गुण भी होता है। पॉलिंग के अनुसार हाइटलर व लंदन द्वारा प्रस्तावित सहसंयोजक संरचनाएं फर्स्ट और सेकंड के अतिरिक्त दो अन्य आयनिक संरचनाएं यानी थर्ड और फोर्थ भी होने की संभावना हो सकती है। तो इन संरचनाओं में दोनों हाइड्रोजनों को एक साथ किसी एक हाइड्रोजन नाभिक के समीप देखा जा सकता है। तो इनके लिए हम साई 3 और साई 4 निकालेंगे। तो आयनिक के लिए साई 3 और साई 4 ये हो जाएगा। तो हाइड्रोजन अणु के लिए कुल तरंग फलन क्या हो गया? संपूर्ण के लिए कंप्लीट मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? सहसंयोजक प्लस आयनिक। लैम्डा यहाँ पर गुणांक है, कोफिशिएंट है बच्चों, और संपूर्ण के लिए दोनों का मान हमने यहाँ निकाला है। और इस प्रकार जो हमें मान प्राप्त होता है 95 किलो कैलोरी प्रति मोल तथा 0.04 आता है, जो कि प्रायोगिक मान के काफ़ी निकट होता है, उसके काफ़ी
पास होता है। अब बच्चों बात आती है सहसंयोजक बंध की सीमाएं। अब सहसंयोजक बंध की सीमाएं क्या है कि सहसंयोजक बंध सिद्धांत द्वारा परमाणु में बंधन अणुओं की संरचना गुणों की व्याख्या संभव है, फिर भी इनकी कई कमियां इनके अंदर मिली है। पहली कमी क्या है? उपसहसंयोजक बंध में साझे के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही बंधित परमाणु द्वारा दिया जाता है। इस सिद्धांत द्वारा उपसहसंयोजक बंध का बनना नहीं समझाया जा सकता। यानी कि हमने जो पूरी थ्योरी दी है उससे हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की या उपसहसंयोजक बंध की बात जो है उसे क्लियर नहीं कर पाते हैं कि किस तरह पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का जो उपसहसंयोजक बंध क्या होता है बच्चों? उपसहसंयोजक बंध वह बंध कहलाता है जिसमें कि एक ही परमाणु पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। एक इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो अब इस इक्वेशन को ये जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सेकंड पॉइंट है कि H2 तथा B2 अणुओं में अनुचुंबकीय व्यवहार सिद्धांत को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। साथ ही ये N2 और CO अणुओं में जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसे भी क्लियर नहीं कर पाए। चौथा पॉइंट है सहसंयोजक बंध सिद्धांत से विषम इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन NO2 तथा जैसे H2 प्लस है, He हीलियम आयन है, इसके बनने को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया और कुछ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। इसी के साथ बच्चों इस सिद्धांत से हम इंटरमेटेलिक यौगिकों की बंधन प्रकृति को भी नहीं समझा पाए। 6 पॉइंट है यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन न्यून अणुओं के बंधन प्रकृति को भी नहीं समझा पाया। अगला पॉइंट है कि किसी सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, इसे भी ये थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 8 पॉइंट है कि इस सिद्धांत में किसी अणु अथवा आयन के सभी रासायनिक भौतिक गुणों को किसी एक संरचना द्वारा समझना संभव नहीं है, अतः उस अणु में अधिक संभावित इलेक्ट्रॉन संरचनाएं या क्रोनिकल जितने भी स्ट्रक्चर लिखने पड़ते हैं या हमारे जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होते हैं उनको ये नहीं क्लियर कर पाए। सहसंयोजक बंध सिद्धांत जो है अनुनाद तथा संकरण का समावेश किया गया है। यानी कि अब हम जो पढ़ेंगे वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी। अब सहसंयोजक बंध में जो हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें जो दिशात्मक कैरेक्टर है वो कहाँ से आता है? सहसंयोजक बंध की जो सामर्थ्य होती है परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन पर निर्भर करती है। जितना अधिक ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड में उतना ही मजबूत हमारा बंध जो है बनेगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो s ऑर्बिटल है वो दिशात्मक नहीं होता है, जबकि जो हमारा p ऑर्बिटल है वो दिशात्मक होता है। यानी कि यदि हम ऐसे अतिव्यापन की बात करें, दो s ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिशात्मक नहीं होगा। लेकिन यदि s और p या pp ऑर्बिटल में अतिव्यापन होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये बंध जो होगा वो दिशात्मक होगा। अब पाई बंध, तो दो परमाणु कक्षकों के समकक्ष अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। यानी कि SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन से यदि हमें बंध मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? सिग्मा बंध कहेंगे। और ये S कक्षकों के दिशाहीन होने के कारण बहुत कम होते। SS अतिव्यापन हमारा वीक होगा, जबकि हमारा SP दिशात्मक होगा, PP बंध भी दिशात्मक होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और इनमें मैक्सिमम अतिव्यापन होता है। जो हमारा पाई बंध होता है समपार्श्विक अतिव्यापन से हमारा पाई बॉन्ड बनता है और जनरली ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। यदि हम बात करें तो सिग्मा बंध जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के। अब बच्चों यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए कि किस तरह से हमने अतिव्यापन को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर SS अतिव्यापन देखिए, SP अतिव्यापन देखिए, PP अतिव्यापन देखिए और PX यानी कि समपार्श्विक जो PP अतिव्यापन हो रहा है उसको देखिए। इससे हमारा डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ हमारा सिंगल बॉन्ड बनता है, इससे भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ से भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब बात आती है कि सिग्मा बंध और पाई बंध में अंतर। सिग्मा बंध जब परमाणुविक कक्षक आणविक कक्षक के सापेक्ष शीर्ष से शीर्ष दिशा में अतिव्यापन करते हैं तो इसे समकक्ष अतिव्यापन कहते हैं। जबकि पाई बंध में क्या होता है
कि पीक परमाणुक कक्षक आणविक कक्षक के लंबवत यानी समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं। समपार्श्विक मतलब हो गया कि वो इस तरह से अतिव्यापन करें, जबकि यहाँ पर अतिव्यापन इस तरह से होता है। उदाहरण के लिए एसएस अतिव्यापन हो गया सिग्मा बंध में, एस पीजेड हो गया, पीजेड पीजेड अतिव्यापन हो गया, जबकि यहाँ पे पीएक्स पीएक्स अतिव्यापन, पीवाई पीवाई अतिव्यापन होता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है आणविक अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन अधिकतम होता है। यही कारण है कि सिग्मा बंध मजबूत होते हैं, जबकि समाक्ष अतिव्यापन जो होता है वो उसमें अतिव्यापन कम हो पाता है, और यही वजह है कि जो हमारा पाई बंध होता है वह दुर्बल होता है। फोर्थ पॉइंट है कि सिग्मा बंध में आणविक कक्षक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, अर्थात बेलनाकार सिलेंड्रिकल जो सिमेट्री होती है उसकी वजह से। वहीं पाई बंध में आणविक कक्षक पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होती है, अतः पाई बंध में आणविक कक्षक एक नोडल तल होता है। फिफ्थ पॉइंट है सिग्मा बंध पर दो परमाणुओं के मुक्त घूर्णन संभव है, जबकि पाई बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता है। यही कारण है कि पाई बंध रखने वाले कार्बनिक अणु ज्यामितीय समवेता दर्शाते हैं। 6 पॉइंट है आपका सिग्मा बंध का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किसी अणु में सभी बंध सिग्मा बंध हो सकते हैं, जबकि पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ बनता है, यानी कि जब सिग्मा बंध बनेगा उसी समय संभावना होगी पाई बंध बनने की। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने सहसंयोजक बंध के बारे में पढ़ा, साथ ही हमने सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।